तैयार हो जाए, क्योंकि आप आ चुके हैं उस सफर पर जहां हर कहानी में होगा ट्विस्ट, हर किरदार होगा खास। स्वागत है एसी नॉवल वर्ल्ड में। यहाँ हर कहानी एक नई दुनिया खोलती है। झिंगबू महाद्वीप। रोहन के चेहरे पर हल्का बदलाव आया। जब से वो एक योद्धा बना था, उसे पता था कि एक दिन उसे झिंगबू महाद्वीप जाना ही होगा। मैं इस बारे में ठीक से सोचूंगा, उसने फू तेंदावा से कहा। ठीक है, मैं तो यही चाहूंगा कि तुम डोंगहाई में ही रहो, चाहे व्यक्तिगत कारण हो या व्यावसायिक। डोंगहाई को और शक्तिशाली योद्धाओं की जरूरत है, फू तेंदावा ने कहा। रोहन ने सिर हिलाया, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। फू तेंदावा ने उसकी प्रतिक्रिया देखकर बात आगे नहीं बढ़ाई। वह उठ खड़ा हुआ और बोला, तुम्हारा दाखिला पूरा होने के बाद स्कूल शुरू होने में अभी 1 महीने से ज्यादा का समय है। मैं तुम्हारे लिए मार्शल अकादमी में एक छोटा योद्धा दल देखूंगा। तुम उसमें शामिल होकर झिंगबू महाद्वीप जा सकते हो। इतनी जल्दी? रोहन चौंका। मार्शल आर्ट्स के रास्ते में समय बर्बाद करने की कोई जगह नहीं। अगर तुम एक कदम आगे बढ़े, तो बाकी सबसे कई कदम आगे हो जाओगे। क्या तुम इस फासले को और बढ़ाना नहीं चाहते? फू तेंदावा मुस्कुराया। उसकी बात सीधा रोहन के दिल को छू गई। वो पहले ही कई लोगों को पीछे छोड़ चुका था। ये समय सही था उस फासले को और बढ़ाने का। और फिर, एक चीटर होने के नाते, अगर कोई उसे पीछे छोड़ देता तो ये शर्म की बात होती। क्या झिंगबू महाद्वीप खतरनाक है? रोहन के पिता ने चिंता जताई। एक बार जब वो योद्धा बन चुका है, तो खतरा हमेशा उसके साथ रहेगा। जब तक वह अपराजय नहीं बन जाता, तब तक खतरे टलेंगे नहीं। फू तेंदावा ने रोहन के पिता की ओर देखा। उसने उन्हें कोई झूठी तसल्ली नहीं दी, बस सच्चाई बताई। अगर वो योद्धा न भी बने, तब भी क्या वह सुरक्षित रहता? उसने एक मायनेपूर्ण अंदाज में पूछा। रोहन के पिता तुरंत हाल की घटनाएं याद करने लगे। अगर रोहन योद्धा न होता, तो स्थिति कहीं ज्यादा खराब होती। उनका परिवार आज संकट में होता। खतरा हमेशा सापेक्ष होता है। वे कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहे। अपने अनुभव से उन्होंने ये बात समझी। वो बस चुपचाप एक लंबी सांस भर सके। ठीक है, मुझे छोड़ने मत आना। मेरी खबर का इंतजार करना। वो सभी घर के बाहर आए। फू तेंदावा ने हाथ हिलाया और अपनी कार से चला गया। जैसे ही वो गया, रोहन के माता पिता चुप हो गए। बेटे का योद्धा बनना अच्छी बात थी, लेकिन जो खतरों का सामना उसे करना था, उससे वो डरे हुए थे। ये बिल्कुल वैसा था जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे को विदेश पढ़ाई के लिए भेजते हैं। गर्व तो होता है, पर चिंता भी पीछा नहीं छोड़ती। पापा, मम्मी, ऐसा मत देखो जैसे मैं मर गया हूं। मैं अब भी जिंदा हूं, रोहन ने हल्के अंदाज में कहा। हाय राम, कैसी अपशकुनी बात कर रहा है, मां ने टोका। पिता ने लंबी सांस ली। तू बड़ा हो गया है, ताकतवर भी और अब समझदार भी। तू तीनों अकादमियों के प्राचार्यों के सामने शांत और आत्मविश्वास से खड़ा रहा। तू अब संकट में परिवार को संभाल सकता है। तेरी संपत्ति मुझसे ज्यादा है। एक पिता के नाते अब चिंता करने को कुछ नहीं बचा। बस इतना कहूंगा, कुछ भी हो, अपनी जान को सबसे ऊपर रखना। समझ गया पापा। रोहन भी गंभीर हो गया। फिर उसने आंख मारी। वैसे पापा, आप जलन महसूस कर रहे हो क्या? मेरी अरबों की संपत्ति देखकर? कुछ हिस्सा दूं? दफा हो जा, पिता ने झपट कर लात मारी। ये लड़का भी ना। रोहन हंसते हुए कूदकर दूर हुआ। मैं जा रहा हूं। वो बाहर निकल गया। डॉट डॉट डॉट। फू तेंदावा की बातों ने रोहन पर दबाव बना दिया था। उसे झिंगबू महाद्वीप जाने से पहले हर चीज में सुधार करना था। जिक्सिन मार्शल हाउस। मुख्य द्वार पर एक बड़ा लाल बैनर लटका था। डोंगहाई की मार्शल परीक्षा में प्रथम आने वाले रोहन का जिक्सिन मार्शल हाउस में स्वागत है। कार से उतरकर रोहन ने जब ये देखा तो झेप गया। फू तेंदावा कितनी तेजी से काम करता है। आधा घंटा पहले निकला था और अब बैनर पहले से टंगा है। क्या उसने पहले से तैयार कर रखा था? रोहन ने सिर झुकाया और जैसे कुछ देखा ही नहीं, वैसे कार में बैठकर अंदर चला गया। उसकी कार पहले से जानी पहचानी थी। गार्ड्स ने बैनर भी देख लिया था, सीधे अंदर जाने दिया। गार्ड्स उसकी कार के पीछे खड़े होकर आपस में चर्चा करने लगे। यही है न मार्शल परीक्षा का टॉप स्कॉलर? हाँ हाँ, यही है। सुना है हमारे प्राचार्य खुद जाकर उसे बेलियन और लेइटिंग मार्शल हाउस से छीन लाए। क्या ट्रीटमेंट है, वाह। रोहन को इस सब की भनक नहीं थी। उसने कार पार्क की और तीसरी मंजिल पर पहुंचा, मार्शल प्रशिक्षु भवन। वो अब योद्धा भवन में जा सकता था, लेकिन एक बार और पुराने प्रशिक्षण भवन में आना चाहता था। तीसरी मंजिल। जैसे ही वो ऊपर आया, सबकी नजर उस पर पड़ी। कुछ पल शांति रही, फिर धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हुई। रोहन, मार्शल परीक्षा का टॉप स्कॉलर। ये तो हमारे बीच का बॉस निकला। डॉट डॉट डॉट। ज्यादा जानने वाले लोग जैसे शौर्य और पेंग आए और उससे बातें करने लगे। वो सब अब भी प्रशिक्षु ही थे, लेकिन रोहन अब शीर्ष पर था। देश के किसी भी विश्वविद्यालय में दाखिला ले सकता था और भविष्य उज्ज्वल था।
उनके दिल में मिली जुली भावनाएं थीं, जलन, प्रेरणा और थोड़ी निराशा भी। रोहन ने थोड़ी देर उनसे बात की और फिर अभ्यास में लग गया। सब सोचते थे सब एक जैसे हैं, लेकिन रोहन तो आसमान छूने लगा था। वो भी पीछे नहीं रहना चाहते थे। और जब टॉप स्कॉलर भी कड़ी मेहनत कर रहा था, तो बाकी कैसे ढीले पड़े। हूंफ। रोहन ने एक गहरी सांस ली और अभ्यास करने लगा। असल में वो गुण संग्रह कर रहा था। शक्ति जोड़ 3, गति जोड़ 2, प्रज्ञा जोड़ 0.2 ... समय बीत गया। शाम होते होते रोहन की प्रज्ञा 100 तक पहुंच गई। प्रज्ञा, आध्यात्मिक स्तर 0/100। अचानक उसे दिमाग में कुछ परिवर्तन महसूस हुआ। उसे शास्त्रों और युद्ध तकनीकों की समझ में एक नई गहराई मिली। उसके स्क्रिप्चर और तकनीकों के स्तर भी 2-3 अंक बढ़ गए। शास्त्र, रेड फ्लेम स्क्रिप्चर 35/100, डीप आइस स्क्रिप्चर 25/100, अर्थ एलिमेंट शील्ड 29/100। युद्ध तकनीक, मूल तकनीक फिस्ट, तलवार, ब्लेड, चाल, लाठी। तीर तकनीक मूल, गन कौशल 3/10, अग्निकिरण तलवार कला 59/100, आइस फैंटम फिस्ट 31/100। सिर्फ गन कौशल 1 अंक बढ़ा था, अब 3 हो गया। आध्यात्मिक स्तर, एक नई उपलब्धि। रोहन सोच में पड़ गया। अब जब उसने फिर प्रज्ञा के बबल उठाए, तो उन पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने लक्ष्य हासिल करने के बाद अकादमी छोड़ दी। अब वह जान चुका था 100 पर पहुंचने पर प्रज्ञा में परिवर्तन होता है। अब अगर वह कोई नया शास्त्र पढ़ेगा, तो क्या परिणाम होंगे। वो उत्साहित था। अब वह स्पिरिट के 100 पर पहुंचने का इंतजार कर रहा था। लेकिन अभी वो समय नहीं आया था। रोहन फुहुआ विला डिस्ट्रिक्ट पहुंचा। गेट पर एक और लाल बैनर लगा हुआ था। हमारे विला निवासी रोहन को मार्शल परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई। उसने शर्म से चेहरा ढक लिया। हर जगह ये बैनर क्यों? उसे अंदाजा नहीं था कि अब उसका नाम पूरे डोंगहाई में फैल चुका था। गहरा अंधेरा था। पश्चिमी उपनगर के मानसिक अस्पताल के एक कोने में 2 परछाइयां दुबकी हुई धीरे धीरे फुसफुसा रही थीं। जीजाजी, मैंने कहा था न, जीजाजी मत कहा करो। बस नाम से बुलाओ। भाई रोहन, अरे, ये तो और अजीब लग रहा है। क्या कर रहे हो? शराब में थोड़ा मसाला मिला रहा हूं। अंदर एक दोस्त है, जो तीखी शराब का शौकीन है, रोहन ने गंभीरता से कहा। सच में? रिया को शक हुआ। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? चलो अब। रोहन उठकर उसे बिल्डिंग के दरवाजे तक ले गया। वो हल्के से झुककर अंधेरे में छिप गया। बिल्ली जैसी आवाज निकालो, उसने रिया से कहा। रिया चौंकी। रोहन ने दोबारा कहा, तो वह अनमने ढंग से 2 बार म्याऊं कर दी। उसकी आवाज सुनकर रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसी समय अंदर से कदमों की आवाज आने लगी। कोई आ रहा था। रोहन ने चुपचाप पास आते कर्मचारी को गर्दन पर वार करके बेहोश कर दिया। रिया की आंखें हैरानी से फैल गईं। इस बार जो कर्मचारी आया था, वह एक भारी भरकम, लंबी और मजबूत महिला थी। नर्स की ड्रेस उस पर तंग लग रही थी। मुझे नहीं लगता कि हम इसकी ड्रेस पहन सकते हैं, रोहन ने धीरे से कहा। कोई बात नहीं, चेंजिंग रूम में देखते हैं। वो नर्स को घसीटकर एक कोने में ले गया और छिपा दिया। फिर कैमरों से बचते हुए रिया को चेंजिंग रूम तक ले गया। वहां से 2 स्टाफ की यूनिफॉर्म निकाली। दोनों ने जल्दी से कपड़े बदले, मास्क पहने और ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ गए। रिया के लिए ये सब नया और रोमांचक था। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने बचपन से कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। रोहन उसे तीसरी मंजिल तक ले गया। उसने उस कमरे को खोजा जहां घुंघराले बालों वाला आदमी था और खिड़की से झांका। कमरे में लाइट जली हुई थी। आदमी बिस्तर के किनारे बैठा था, किसी गहरी सोच में। रोहन ने चाबी निकाली और दरवाजा खोला। तुम कौन हो? आदमी ने सिर उठाकर पूछा। पहचाना नहीं? रोहन ने मास्क उतारा। मुझे तुम्हें क्यों पहचानना चाहिए? उसने हैरानी से कहा। रिया चुपचाप उन्हें देख रही थी। रोहन थोड़ी देर चुप रहा, फिर हाथ में पकड़ी चीज दिखाते हुए बोला, पहचानो या ना पहचानो, मैंने शराब और सिगरेट लाई है। चाहिए? उस आदमी की आंखें चमक उठीं। वह फुर्ती से उठा। हाँ हाँ, दो जल्दी। लो पकड़ो। रोहन ने शराब की बोतल उसकी ओर फेंकी। उसने बड़ी सफाई से बोतल पकड़ी, ढक्कन खोला और पीने लगा। वाह, कितने समय बाद पी रहा हूं, वह बोला। सिगरेट कहाँ है? ये लो। रोहन ने जेब से चपटी हुई सिगरेट की डिब्बी और एक सस्ता लाइटर निकाला और उसकी तरफ फेंक दिया। उसने लाइटर जलाया और मजे से सिगरेट पीने लगा। इसी बीच रोहन ने फर्श पर फैले अजीब चमकते बिंदुओं को चुपचाप बटोरना शुरू किया। स्पिरिट 0.5, स्पिरिट 0.2, स्पिरिट 0.2... गन कुंफू 1, गन कुंफू। रोहन चौंका। पहले तो उसे उम्मीद थी कि सिर्फ स्पिरिट बढ़ेगा, लेकिन यह नया कौशल मिलना उसे अजीब भी लगा और उत्साहित भी। गन कुंफू फाउंडेशन 4/10। उसका कौशल थोड़ा और निपुण हो गया था। उसे खुद पर हैरानी हुई। ये आदमी कोई छिपा हुआ मास्टर है क्या? रिया ने धीरे से पूछा। तुम्हें कैसे पता? रोहन ने नजरें उठाकर पूछा।
अभी जिस तरह उसने बोतल पकड़ी वैसा कोई आम आदमी नहीं कर सकता। कहा जाता है कि ये गन का उस्ताद है, रोहन ने रहस्यमय स्वर में कहा। सच में? रिया की आंखें चमकने लगीं। हाँ, लेकिन इसने कभी कुछ साबित नहीं किया, इसलिए पक्का नहीं है। तुम दोनों धीरे धीरे क्या फुसफुसा रहे हो? वह आदमी बोला। तुम्हारे बालों की तारीफ कर रहे थे, बहुत स्टाइलिश हैं। है न? रोहन ने रिया की ओर आंख मारी। हाँ हाँ, बहुत शानदार हैं, रिया ने तुरंत हामी भरी। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम लोगों की पसंद अच्छी है। फिर वह मेज की ओर गया, एक यूएसबी उठाया और रिया की ओर बढ़ाया। ये लो, जो चाहिए था इसमें है। यूएसबी और उसका अंदाज दोनों जाने पहचाने लग रहे थे। फिर वह एक पेन और कागज निकाला और उस पर कुछ अजीब रेखाएं बनाई। क्या तुम मेरे खजाने को पाना चाहते हो? तो इस नक्शे को देखो, सब यहीं छिपाया है। वो आदमी कागज लहराने लगा जैसे किसी मंच पर भाषण दे रहा हो। रोहन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेना नहीं चाहते? उसने मायूस होकर पूछा। हाँ हाँ, रोहन ने बनावटी मुस्कान दी। ठीक है, तुम शर्मीले लगते हो, लेकिन मैं फिर भी दे देता हूँ। देर हो रही है, अब निकलो। उसने कागज जबरन रोहन की जेब में डाला और दोनों को धकेलते हुए बाहर निकाल दिया। दरवाजा जोर से बंद हुआ। रोहन चुप हो गया। रिया उसकी उलझी हुई शक्ल देखकर हंस पड़ी। रोहन ने हंसती हुई रिया को घूरा। फिर उसने अपनी जेब से एक मुड़ा कुचला कागज निकाला और उसे फैलाकर देखा। उस पर बनी आकृति इतनी उलझी हुई थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही वह उसे फेंकने वाला था, रिया ने धीरे से आवाज दी। क्या हुआ? कुछ दिखा? रोहन ने पूछा। ये नक्शा जैसा लग रहा है, रिया ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। रोहन ने फिर से ध्यान से देखा। थोड़ी देर बाद वह बोला, अरे, मैं तो कुछ देख ही नहीं पा रहा। रिया ने आंखें घुमाई और कागज को घुमा दिया। तुम उल्टा पकड़ रहे थे। रोहन ने संकोच से हंसते हुए फिर देखा। अब उसकी शक्ल गंभीर हो गई। सच में नक्शा लग रहा है, पर यह जगह कहाँ है, ये समझ नहीं आ रहा। रहने दो, ऑनलाइन पता कर लेंगे, रिया ने सुझाव दिया। रोहन ने कागज को ध्यान से मोड़ा और फिर से जेब में रख लिया। रिया उसकी बदली हुई गंभीरता देखकर मुस्कुरा दी। अब चलें वापस? अभी नहीं, रोहन ने धीरे से कहा और रिया को इशारा किया कि वह दरवाजे के पास जाकर अंदर की आवाजें सुने। तुमने उसकी शराब में क्या मिलाया? रिया ने अचानक पूछा। थोड़ा सा जुलाब, रोहन मुस्कुराया। उसने मुझे पहले बेवकूफ बनाया था, अब उसका हिसाब चुका रहा हूं। छोटे मन वाले, रिया ने सिर हिलाया। और ये थोड़ा सा नहीं लगता? रोहन हंस पड़ा। कुछ देर बाद, घुंघराले बालों वाला आदमी शराब की बोतल खत्म कर चुका था। अचानक उसके पेट में मरोड़ उठी। ये क्या हो रहा है? पेट। वह तुरंत बाथरूम की ओर भागा। कम से कम ये कमरा प्राइवेट बाथरूम वाला था। थोड़ी देर बाद वह बाहर आया, लेकिन फिर पेट पकड़कर फिर भाग गया। दूसरी बार निकलते वक्त उसकी टांगें कांप रही थीं। इसके बाद कई बार वह बाथरूम गया। आखिर में वह दीवार पकड़कर बाहर निकला। उसका चेहरा पीला था और माथे पर पसीना। रोहन ने मुस्कान दबाई और रिया को चलने का इशारा किया। रिया उसकी हरकतें देखकर हंसी रोक नहीं पाई। मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसे भी हो सकते हो। उसने पहले मेरे साथ बहुत गड़बड़ की थी। तुम्हें भी एक यूएसबी दी थी ना? घर जाकर देखना, सब समझ आ जाएगा, रोहन ने कहा। उसे पूरा विश्वास था कि वही यूएसबी थी जो उसे दी गई थी। आखिर उसमें है क्या? रिया ने पूछा। बताया तो मजा चला जाएगा, रोहन ने रहस्यमय अंदाज में कहा। रिया ने चुपचाप नजरें घुमाईं, लेकिन मन ही मन सतर्क हो गई। कुछ मिनट बाद दोनों मानसिक अस्पताल से बाहर निकले। रोहन ने रिया को चारों ओर थोड़ा और घुमाया और आखिरकार उसकी स्पिरिट 100 तक पहुंच गई। स्पिरिट, आध्यात्मिक स्तर 0/100। अब उसमें बदलाव आ चुका था, ये स्पिरिचुअल रियल में पहुंच चुका था। उसके एनलाइटनमेंट की तरह ही, यह एक नया स्तर था। रोहन ने कार निकाली और रिया को घर छोड़ने निकला। इस बीच सुहाना ने उसे कई बार कॉल किया था, लेकिन रोहन ने सिर्फ एक मैसेज भेजा कि वह कब रिया को घर छोड़ देगा। सुहाना चिंतित थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। वह जानती थी कि रोहन अमीर घराने से है और उसने कई लड़कियां देखी होंगी, तो वह रिया में कोई दिलचस्पी नहीं लेगा। पर उसे डर था कि रिया उसके साथ बाहर जाकर कुछ गड़बड़ न सीख ले। रात काफी हो चुकी थी। तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। सुहाना तुरंत बाहर निकली। जैसे उसने सोचा था, रोहन और रिया गाड़ी के पास खड़े थे। वह गुस्से में रिया के पास आए और उसके कान खींचे। बहुत हिम्मत आ गई है। घर से भाग गई? मैं भागी नहीं, बस घूमने गई थी, रिया ने कहा, लेकिन चेहरा शांत रखा। अभी बताती हूँ, सुहाना ने कहा, फिर रोहन की ओर पलटी, और तुम्हें उसकी हालत का पता नहीं। रात में कहाँ कहाँ घुमा रहे हो? उसे थोड़ा बाहर जाना चाहिए। हर वक्त घर में बंद रहना ठीक नहीं। और मैं साथ हूँ, कुछ नहीं होगा, रोहन ने कहा। मुझे तो तुम्हारे साथ होने से ही डर लगता है, सुहाना बोली। रोहन। रिया चुपचाप उसकी हालत पर हंस रही थी।
तुम्हारी बहन मुझे डांट रही है और तुम हंस रही हो, रोहन ने कहा। अब मैं इन दोनों बहनों से नहीं निपट सकता, मैं चला। कहकर वह गाड़ी में बैठा और चला गया। दीदी, इतनी डांटोगी तो वो भाग जाएगा, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। भागे तो भागे, मुझे क्या, चौहाना ने गुस्से में कहा। अब बताओ, गई कहाँ थी? वह फिर कान पकड़ने आई। नहीं बताऊंगी, रिया दौड़कर सीढ़ियां चढ़ गई। अल्पविराम। उधर रोहन अपने कमरे में पहुंचा। उसने दरवाजा बंद किया और गहरी सांस ली। उसकी नजर मेज पर रखे एक कप पर पड़ी। उसने ध्यान केंद्रित किया। एक अदृश्य शक्ति उसके दिमाग से निकली, उसके माथे से होते हुए कप से जुड़ गई। कप का पानी धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। बिना किसी चीज के वह पानी हवा में तैर रहा था। कोई देख नहीं सकता था, लेकिन रोहन महसूस कर पा रहा था, जैसे उसकी तीसरी अदृश्य हाथ हो। उसने ध्यान केंद्रित कर पानी को रूप बदलते देखा। ये तो कमाल है। क्या ये मेरी स्पिरिट के स्पिरिचुअल रियल में पहुंचने के बाद की शक्ति है? साइकोकाइनेसिस, स्पिरिचुअल पावर, क्या है ये? वह थोड़ा उलझा हुआ था, पर होठों पर मुस्कान आ चुकी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह बेहद उत्साहित था। उसे नहीं पता था कि स्पिरिट 100 होने के बाद इतना बड़ा बदलाव होगा। रायहान हवा में एक पानी की गेंद को नियंत्रित करते हुए सोचने लगा, अगर मैं इस अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल हमला करने के लिए करूं तो। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। वह पानी को ध्यान से देखने लगा। अदृश्य शक्ति के कारण पानी सिमटने लगा। वह धीरे धीरे सिकुड़ता गया। जब पानी अपनी मूल मात्रा का 1/3 रह गया, तो वह और सिमट नहीं पाया। रायहान ने अपनी सोच बदली और पानी को एक नुकीले कांटे के आकार में बदल दिया। उसका सिरा बेहद तेज था। जाओ, अदृश्य शक्ति अब धक्का देने वाली ताकत बन गई। वह पानी का कांटा बहुत तेजी से आगे बढ़ा और दीवार में घुस गया। रायहान दीवार के पास गया और देखा, दीवार में एक छेद बन गया था। कांटे का लगभग आधा हिस्सा अंदर धंसा हुआ था। अब जब वह अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में नहीं था, तो पानी फैल गया और नीचे बह गया। दीवार पर सिर्फ पानी के निशान थे और कुछ नहीं। वो कुछ पल चुप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर हंसी थी, पर उसने खुद को रोका, वरना माता पिता जाग जाते। उसकी आंखों में चमक थी। बहुत ताकतवर। सिर्फ साधारण पानी को इस हद तक इस्तेमाल कर सकता हूं, तो सोचो अगर फोर्स का इस्तेमाल करूं तो कितना जबरदस्त असर होगा। फोर्स को कंप्रेस करके बहुत तेजी से छोड़ा जाए, और अगर कोई विशेष हथियार हो तो। उसने गहरी सांस ली। वह अपनी शक्ति की ताकत का परीक्षण करना चाहता था, लेकिन घर इसके लिए उपयुक्त जगह नहीं थी। एक बार से ही दीवार में छेद हो गया था। फोर्स का उपयोग करने पर तो शायद घर ही गिर जाता। उसने चारों तरफ देखा। कमरे की हर भारी चीज, कुर्सी, टेबल, अलमारी, बिस्तर, सब कुछ हवा में तैरने लगा। सब कुछ ऐसे उड़ रहा था मानो गुरुत्वाकर्षण का कोई असर ही न हो। कुछ ही पल बाद उसने सब कुछ फिर से यथास्थान रख दिया। कमरा फिर से वैसा ही लग रहा था जैसा पहले था। उसने तय किया कि अब बाहर जाकर प्रयोग करेगा। वह खिड़की से नीचे कूदा। उसके पीठ पर हथियारों की पेटी बंधी थी। वह अपने घर से निकलकर अपने सेक्टर के एक खाली और शांत जंगल में पहुंचा। चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने हथियार पेटी से तलवार निकाली और हवा में उछाल दी। अदृश्य शक्ति से तलवार उसके चारों ओर घूमने लगी। शून शून, तलवार हवा चीरती हुई तेजी से घूमने लगी। कुछ ही क्षणों में वह सिर्फ एक धुंधली रेखा सी दिखने लगी। रायहान ने तलवार को एक विशाल पेड़ की ओर भेजा। मोटे तने को तलवार ने सीधा चीर डाला। शानदार, इतनी सटीक और तेज वार, ये तो किसी योद्धा के वार से भी बेहतर है। तलवार धीरे धीरे वापस उसकी ओर आई। तभी एक और विचार आया। तलवार उसके पैरों के पास रुकी, और रायहान उस पर खड़ा हो गया। अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में तलवार धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। क्या ये सचमुच तलवार पर उड़ना है? उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह 2 चक्कर तक आसमान में उड़ता रहा। फिर उसने गति बढ़ाने की कोशिश की। अचानक सिर में तीव्र दर्द हुआ। तलवार लड़खड़ाने लगी और नीचे गिरने लगी। रायहान तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए अपना शरीर मोड़ा और जमीन पर सुरक्षित उतर गया। खतरनाक था। उसने सिर सहलाया, यही सीमा है शायद, पर उम्मीद से ज्यादा देर तक संभाल पाया, ये बड़ी बात है। उसने तलवार वापस पेटी में रखी और घर लौट चला। अभी मैं फोर्स के साथ प्रयोग नहीं कर सकता, अगली बार सही। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। तलवार पर उड़ना, ये तो किताबों और फिल्मों में देखा था। आज खुद अनुभव किया, अच्छा लगा। अल्पविराम। अगली सुबह रायहान आंखों के नीचे गहरे काले घेरे लिए नाश्ते की टेबल पर आया। आज यूनिवर्सिटी में एडमिशन का दिन था। उसके पिता संजीव नाश्ता करते हुए बोले, तुझे जो कॉलेज चुनना है वही कर। हम तेरे फैसले में दखल नहीं देंगे। चाहे फर्स्ट यूनिवर्सिटी में जाए या यहीं डोंगहाई में रहे, तुझे पूरा समर्थन है। समझ गया पापा, रायहान ने सिर हिलाया। आज तो देखना है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज क्या ऑफर लाती हैं। वो तो तुझे ही सोचना होगा।
तू अगर टॉप 3 मार्शल यूनिवर्सिटीज के प्रिंसिपल से बात कर सकता है तो एडमिशन अफसर तो तेरे सामने कुछ नहीं, संजीव हंसते हुए बोले। मेरे पास बढ़त है, सब संभाल लूंगा। रायहान ने नाश्ता खत्म किया और गाड़ी लेकर डोंगहाई नंबर 1 हाई स्कूल पहुंचा। स्कूल के गेट पर एक बड़ा सा बैनर टंगा था। कक्षा 8 के रायहान को डोंगहाई मार्शल परीक्षा का टॉप स्कॉलर बनने पर बधाई। ये बैनर बाकी जगहों की तुलना में काफी शानदार था। गौरव से टॉप स्कॉलर, अरे इतना क्यों दिखा रहे हैं सब, रायहान ने सोचा। वह कक्षा 8 में पहुंचा। कक्षा में शोर था, लेकिन जैसे ही रायहान अंदर आया, सब शांत हो गए। बॉस आ गए, झुक के प्रणाम करो। बॉस, आप तो कमाल हो। कई छात्र तो पहले उसे ठीक से जानते भी नहीं थे, लेकिन अब सब उसके आसपास जमा हो गए। टॉप स्कॉलर, और वो भी मार्शल परीक्षा का टॉप स्कॉलर। अब ये सोचकर ही सब गर्व महसूस कर रहे थे कि उनके साथ पढ़ने वाला कोई इतना बड़ा नाम बन गया। रायहान इस उत्साह से थोड़ा घबरा गया। तभी बाहर से आवाज आई, रायहान। वह राहत की सांस लेकर दौड़ता हुआ बाहर आया। सर, आप मुझे बुला रहे थे? हाँ, उनके क्लास टीचर विनीत सर बोले, कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज के एडमिशन अफसर तुझसे बात करना चाहते हैं। चल मेरे साथ। जी, चलते हैं। रायहान ने सिर हिलाया। तू अपने क्लासमेट से डर गया होगा ना? सर ने हंसते हुए कहा। बहुत डरावने हैं, रायहान ने हल्की हंसी के साथ कहा। क्या करूं, तू खुद ही टॉप स्कॉलर बन गया। मुझे तो कभी उम्मीद भी नहीं थी कि मेरी क्लास से कोई ऐसा निकलेगा, विनीत सर ने भावुक होकर कहा। सर, चौंक गए ना? झटका लगा, रायहान ने मुस्कुराते हुए कहा। विनीत सर, नालायक। दोनों बातचीत करते हुए प्रिंसिपल ऑफिस पहुंच गए। वहां पहले से कुछ यूनिवर्सिटीज के अफसर प्रिंसिपल से बातचीत कर रहे थे। जैसे ही रायहान अंदर आया, सब मुस्कान के साथ खड़े हो गए। प्राचार्य का ऑफिस बहुत बड़ा नहीं था। वह साधारण और सीधा सादा लग रहा था। ऑफिस डेस्क के सामने एक सोफा और कॉफी टेबल रखी थी। प्राचार्य खुद चाय बना रहे थे। 5 अलग अलग यूनिवर्सिटी के एडमिशन अफसर और रोहन वहां बैठे थे। आप सबका यहां आना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, रोहन बोला। प्रतिभाशाली लोगों को हमेशा कुछ विशेष सुविधाएं मिलती हैं। तुम उनमें से एक हो, एक मोटे और मध्यम उम्र के आदमी ने कहा। वह मुस्कुराया और बोला, मैं हूँ ANGHAI मिलिट्री एकेडमी से हूँ। मुझे मिस्टर वर्मा कह सकते हो। एक और शिक्षक ने जल्दी से कहा, मैं डोंगहाई यूनिवर्सिटी से हूँ, मुझे मिस्टर शुक्ला कहिए। मैं फर्स्ट यूनिवर्सिटी से हूँ, मिस्टर चौहान, तीसरे व्यक्ति ने कहा। वह करीब 30 साल का था, थोड़ा रुखा और उसमें थोड़ा सा घमंड था। मैं कैपिटल मिलिट्री एकेडमी से हूँ, मेरा नाम श्री यादव है। मैं जिनलिन यूनिवर्सिटी से हूँ, मुझे मिस रेखा कहिए, एकमात्र महिला शिक्षक ने कहा। वह साधारण दिखती थी, लेकिन उनमें एक सादगी और परिपक्वता थी। उनकी आवाज कोमल और गर्मजोशी से भरी थी। ये सिर्फ 5 यूनिवर्सिटियों के शिक्षक थे, लेकिन यही 5 पूरे देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। बाकी कॉलेजों ने समझ लिया था कि उनके पास इनसे बेहतर कुछ नहीं है, इसलिए वे आई ही नहीं। मिस्टर चौहान बोले, रोहन, तुमने फर्स्ट यूनिवर्सिटी के बारे में सुना ही होगा। हमारे पास देश का सबसे समृद्ध टीचिंग सिस्टम है। हमारे सभी शिक्षक कम से कम 4 स्टार योद्धा हैं। ज्यादातर लीडर्स 6 स्टार योद्धा हैं। चाहे सामान्य ट्रेनिंग हो या किसी स्तर को पार करने में मुश्किल हो, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। हमारे पास सबसे बेहतर संसाधन हैं, शास्त्र, युद्ध तकनीक, औषधियां, ऊर्जा पत्थर, सब कुछ सर्वोत्तम। हमारे पास प्रभावशाली पूर्व छात्र हैं, कुछ उद्योगपति हैं, कुछ राजनीति में हैं, कुछ सेना में। ये सभी तुम्हारा अदृश्य नेटवर्क बन सकते हैं। तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी, लेकिन ये लोग तुम्हारे पीछे होंगे। हमारे प्राचार्य 11 स्टार जनरल हैं, एक विश्व प्रसिद्ध और सम्मानित व्यक्ति। उन्होंने मुझे विशेष रूप से भेजा है। वह तुमसे मिलना चाहते हैं। अगर तुम हमारे कॉलेज नहीं आए, तो पछताओगे। बाकी 4 शिक्षकों के चेहरे पर बदलाव आ गया। रेखा जी ने कहा, हमारे जिनलिन यूनिवर्सिटी में भी वही स्तर है। हमारा प्राचार्य भी 11 स्टार जनरल है और दक्षिण भारत में उनका बहुत प्रभाव है। डोंगहाई भी दक्षिण में ही है। मगर उनके शब्दों में वो ताकत नहीं थी, जो पहले यूनिवर्सिटी की बातों में थी। शुक्ला जी बोले, हमारी यूनिवर्सिटी व्यापारिक शहर डोंगहाई में है। हमारे पास पर्याप्त संसाधन हैं। हमारे पास 5, 6, 7 स्टार योद्धा शिक्षक हैं। तुम जितने चाहो। हमारे प्राचार्य भी 11 स्टार योद्धा हैं। उन्होंने तुम्हारे बारे में कई बार चर्चा की है। अगर आज उनका कोई जरूरी काम नहीं होता, तो वो खुद यहाँ आ जाते। रोहन चौंक गया। एक साथ 3 11 स्टार योद्धा। अब तक सिर्फ 2 मिलिट्री एकेडमी के शिक्षक चुप थे। मिस्टर वर्मा बोले, असल में सभी स्कूलों के संसाधन लगभग बराबर हैं। अंतर नगण्य है। रोहन, मैंने तुम्हारे फाइटिंग टेस्ट की वीडियो देखी है। तुम बहुत मजबूत हो। मिलिट्री एकेडमी तुम्हारे लिए सबसे सही जगह है। हम एक्सिंगबू महाद्वीप में एक टुकड़ी बना रहे हैं।
अगर तुम अच्छा प्रदर्शन करते हो तो तुम्हें सेना में रैंक मिलेगा और अपनी खुद की टुकड़ी संभालने का मौका। एक असली योद्धा की पहचान युद्ध में होती है। सिर्फ मिलिट्री एकेडमी ही तुम्हें यह अवसर दे सकती है। और जैसे ही तुम हमारे यहाँ आओगे तुम्हें सीधा सार्जेंट की रैंक मिलेगी। बाकी 3 शिक्षकों के चेहरे बदल गए। ये तो गलत है। तुम रैंक का लालच देकर रोहन को फंसा रहे हो, चौहान बोले। तुम भी ऐसा कर सकते हो, वर्मा मुस्कुराए। बिल्कुल, अगर कर सकते हो तो करो, यादव जी बोले। फिर उन्होंने कहा, हमारी एकेडमी भी यही ऑफर देती है। लेकिन हमारे पास एक और खास बात है। हमारे एक पूर्व छात्र जनरल ललित यादव एक्सिंगबू महाद्वीप में क्रिम्सन टाइगर टुकड़ी के प्रमुख हैं। वो टुकड़ी 10 साल से है और बहुत मजबूत है। अगर तुम अच्छे निकले तो हम सुनिश्चित करेंगे कि तुम उसमें शामिल हो और आगे बढ़ो। वह जोश में बोले। बाकी शिक्षक चुप हो गए। सभी ने रोहन को लुभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास किए। वर्मा बोले, हमारे कुछ पुराने छात्र ब्लैक फाल्कन टुकड़ी बना रहे हैं। वह नहीं है तो चुनौतियां हैं, लेकिन मौके भी बहुत हैं। वहीं क्रिम्सन टाइगर तो पूरी तरह स्थापित हो चुकी है। वहां आगे बढ़ने की सीमाएं हैं। क्या तुम रोहन को जनरल बना सकते हो ब्लैक फाल्कन में? बस सपना दिखा रहे हो, यादव बोले। जब तक रोहन ने अपना फैसला नहीं लिया था, देश की 5 शीर्ष यूनिवर्सिटियों के शिक्षक आपस में ही बहस करने लगे। प्रिंसिपल शुक्ला एक और खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्हें बहुत संतोष हुआ। इतने वर्षों की प्रिंसिपल की नौकरी में कई होनहार छात्र आए, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियां किसी एक छात्र को पाने के लिए लड़ रही थीं। प्रदीप सर एक कोने में खड़े दंग रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों के एडमिशन टीचर्स एक छात्र को लेकर बहस कर रहे थे। क्या रोहन वाकई इतना खास था? रोहन ने गला साफ करते हुए कहा, सर प्लीज झगड़ा मत कीजिए, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। पूछो। 5 टीचर्स ने एक साथ जवाब दिया। रोहन थोड़ा सहम गया जब 5 जोड़ी आंखें उसकी तरफ घूर रही थीं। उसने सावधानी से पूछा, सर मैंने सुना है कि मिलिट्री एकेडमी में स्टूडेंट्स की आज़ादी काफ़ी सीमित होती है। मिस्टर महेश और मिस्टर राजीव ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सिर हिलाया। हम मिलिट्री के लिए टैलेंट तैयार करते हैं, इसलिए सख्ती तो होती है। हमारे नियम और शेड्यूल फॉलो करना ज़रूरी होता है। अगर तोड़ोगे तो सज़ा मिलेगी। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं छुपाई, क्योंकि छुपा भी नहीं सकते थे। लेकिन आज़ादी एक सापेक्ष चीज़ है। जैसे कहते हैं कि पैसे से फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, वैसे ही ताकत से असली आज़ादी मिलती है। मार्शल आर्ट्स के इस युग में अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो तुम्हें कहीं भी कुछ हद तक आज़ादी मिलेगी। नियम हमेशा कमज़ोरों को बांधने के लिए होते हैं। अगर तुम काफ़ी मजबूत हो तो मिलिट्री एकेडमी के नियम भी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखेंगे। हमारे पहले के टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऐसे ही थे। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि तुम्हारे पास काबिलियत है या नहीं। सर आप तो मुझे उकसा रहे हैं, रोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मिस्टर महेश के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। रोहन ने बाकी 3 नॉन मिलिट्री एकेडमी के शिक्षकों की तरफ देखा और विनम्रता से कहा, आप सभी का मुझ पर विश्वास जताने के लिए धन्यवाद। लेकिन मैंने अपना फैसला कर लिया है। तीनों शिक्षकों ने मजबूरी में मुस्कुराया। तुम दोबारा नहीं सोचोगे? रोहन ने सिर हिला दिया। वे चुप हो गए। हर किसी का रास्ता अलग होता है। फैसला उन्हें खुद ही करना होता है। रोहन उठ खड़ा हुआ और राजधानी मिलिट्री एकेडमी और राजधानी मिलिट्री एकेडमी के शिक्षकों से बोला, सर मैं अब अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहा हूँ। फिर वो प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर चला गया। शुरुआत में मिस्टर महेश और मिस्टर राजीव बहुत खुश हुए, लेकिन जब रोहन ने उन्हें सस्पेंस में रखा तो वे हंसते हंसते परेशान हो गए। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके दिल में बिल्ली छोड़ दी हो, कसमसाहट सी होने लगी थी। प्रिंसिपल शुक्ला ने प्रदीप सर की ओर देखा और उन्होंने तुरंत रोहन के पीछे चलने का फैसला किया। रोहन अब स्कूल का सबसे कीमती स्टूडेंट था। भले ही वह खुद से एप्लीकेशन भर सकता था, लेकिन कोई गड़बड़ी न हो इसलिए निगरानी जरूरी थी। रोहन ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा और फिर क्लास में लौट आया। रोहन, तुमने किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया? रिया ने धीमे से पूछा। ओह, अब गुस्सा नहीं हो? रोहन ने मुस्कुराते हुए पूछा। बताओगे या नहीं? रिया ने उसे घूरा। ठीक है, मैंने राजधानी मिलिट्री एकेडमी के लिए अप्लाई किया है, रोहन ने कहा। तुमने मिलिट्री एकेडमी चुनी? रिया चौंकी। आगे बैठा अमित घूमकर बोला, रोहन तुमने मिलिट्री एकेडमी के लिए अप्लाई किया। मुझे लगा तुम प्रथम यूनिवर्सिटी जाओगे। चाहे प्रथम यूनिवर्सिटी हो या राजधानी मिलिट्री एकेडमी, दोनों के रिसोर्सेस और फैकल्टी लगभग बराबर हैं। मिलिट्री एकेडमी का रास्ता मेरे लिए ज्यादा उपयुक्त है, रोहन ने जवाब दिया। पता नहीं क्यों, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है जैसे तुम डींगे मार रहे हो। अमित ने लंबी सांस ली। भाग यहां से, रोहन हंस पड़ा। फिर पूछा, तुमने किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया? राजनगर नॉर्मल यूनिवर्सिटी, अमित ने कहा। मैं बाहर नहीं जाना चाहता।
मेरे मार्क्स के हिसाब से यही बेहतर है। रोहन ने देखा कि रिया का एप्लीकेशन फॉर्म अब भी खाली था। उसने पूछा, रिया, तुमने कहाँ के लिए अप्लाई किया? रिया ने थोड़ी झिझक के बाद कहा, मैं राजनगर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। लेकिन उसका कट ऑफ 85 है। तुम्हें तो 80 मिले थे और तुम्हें एडवांस स्टेज मार्शल डिसिपल होना चाहिए। तुमने क्राइटेरिया ठीक से पढ़ा नहीं। आखिर में लोएस्ट इनटेक रिक्वायरमेंट लिखा है, रिया ने कहा। अगर सभी जनरल पेपर्स 135 से ऊपर हैं और कॉम्बैट्स को 80 से ऊपर है, तो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को भी मौका मिल सकता है। थोड़ा रिस्क है, इसलिए मैंने टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को सेकंड ऑप्शन रखा है। पछताओगी नहीं। तुम्हारे मार्क्स से तो नॉर्मल एग्जाम देकर तुम आसानी से एडमिशन पा सकती थी, रोहन ने कहा। किस बात का पछतावा? तुम मेरे घर की हालत जानते हो, रिया बोली। ठीक है, कम से कम हम सब राजनगर में ही रहेंगे, रोहन ने कहा। हाँ, रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में हल्की सी उदासी थी। बिछड़ना हमेशा तकलीफ देता है। रोहन भैया, जब तुम मिलिट्री एकेडमी से निकलकर बड़े अफसर बन जाओ, तो हमें मत भूलना, अमित ने हंसते हुए कहा। जरूर, बॉस रोहन तुम्हारा ख्याल रखेगा। रोहन मुस्कुरा दिया। क्लासरूम के बाहर 12वीं के सभी क्लास टीचर्स आपस में चर्चा कर रहे थे। बिना किसी शक के क्लास 8 सबसे बड़ी विनर रही। मार्शल एग्जाम का टॉप स्कोरर उसी क्लास से था और 5 अन्य छात्र भी मार्शल कोर्स में एडमिशन ले चुके थे। अनुमान था कि सिर्फ 5 एडवांस स्टेज डिसिपल को ही मौका मिलेगा, लेकिन क्लास 8 की संख्या इस आंकड़े से ऊपर निकली। बाकी क्लासेस में कोई भी टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं मिला, लेकिन औसतन 2 से 3 छात्र हर क्लास से चुने गए। एक टीचर निराश था, निखिल इस साल पास नहीं हो पाया, उसे दोबारा साल दोहराना होगा। निखिल, वो तो एडवांस स्टेज मार्शल डिसिपल था, फेल कैसे हो गया? बाकी टीचर्स चौंके। पता नहीं, सुना है कि कॉम्बैट टेस्ट में कुछ हादसा हो गया था, लेकिन डिटेल किसी ने नहीं बताई। उसके क्लास टीचर ने सिर हिलाया। अफसोस की बात है, बाकी टीचर्स ने सहानुभूति जताई। प्रदीप सर को बाकी टीचर्स से तारीफें मिलीं। वे गर्व के साथ अपनी क्लास में लौटे। स्टेज पर खड़े होकर उन्होंने नीचे बैठे छात्रों को देखा और भावुक हो गए। फिर एक बैच विदा हो रहा था। 3 साल एक चक्र की तरह बीत गए। ये बच्चे अब अपनी अलग दुनिया में उड़ने को तैयार थे। वे अब बस यहीं तक साथ रह सकते थे। भविष्य में क्या होगा, यह अब उन्हीं पर था। शायद अब उनके बारे में सिर्फ सालों बाद कोई खबर मिले। सुबह सभी ने आवेदन पत्र भर लिए थे। अब बस सूचना का इंतजार करना था। इस दौर में परिणाम बहुत जल्दी आ जाते थे। 3 दिन बाद ही पता चल जाता कि कौन चुना गया है। पहले की तरह 10 दिनों तक का इंतजार नहीं करना पड़ता था। तब वह समय कितना बेचैन करने वाला होता। अब जब वे सब जल्द ही अलग होने वाले थे, तो छात्रों ने तय किया कि एक साथ बाहर घूमने चलें। एक मिलन समारोह। विदाई के समय बिना मिलन समारोह के कैसे चलता? बहुत सारे लड़के इस मौके का इंतजार कर रहे थे कि जिन लड़कियों को वे लंबे समय से पसंद करते थे, उन्हें बता सकें। समय तय हो गया। रात के खाने के बाद सभी एक कराओके सेंटर जाने वाले थे। शिक्षकों को भी आमंत्रित किया गया। अल्पविराम। रात को स्कूल के पास एक होटल में सब एकत्र हुए। हर किसी ने अपनी तरफ से कुछ पैसा दिया। कक्षा के 50 से ज्यादा छात्र थे। शिक्षकों को मिलाकर कुल 6 टेबल भर गईं। मेजों पर बियर और देसी शराब तक रखी गई थी। यूनिवर्सिटी की परीक्षा खत्म हो चुकी थी और अब उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ सामने था। आज की रात वे सब खुलकर जी सकते थे। सबने पीने की ठान ली। लड़का हो या लड़की, हर किसी ने शराब अपने गिलास में डाली। जो नहीं पी सकते थे, वे भी अपने साथियों के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहते थे, मानो शराब पीकर ही वे वयस्क हो रहे हों। रोहन अपने साथियों और शिक्षकों के बीच बैठा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे वह इस खुशी में शामिल नहीं था। वह रंगीन तस्वीर में एक काले सफेद धब्बे की तरह था। क्या हुआ? एक परिचित आवाज ने उसे ख्यालों से बाहर निकाला। उसने मुड़कर देखा, रिया सामने खड़ी थी। हल्की मुस्कान के साथ रोहन ने जवाब दिया, कुछ नहीं। आओ, एक पैगा हो जाए। उसने गिलास उठाया और उसकी ओर देखा। रिया ने भी गिलास उठाया और उससे टकराया। फिर धीरे से एक घूंट लिया और बोली, उम्मीद है तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। तुम्हारा भी। रोहन ने एक ही घूंट में सारा शराब पी लिया। मेरा पिछला जीवन, मेरा वर्तमान जीवन, क्या असली है और क्या झूठा? शायद अब ये सब मायने नहीं रखता। मुझे जो है, उसे संभाल कर रखना चाहिए। अल्पविराम। रोहन टॉप स्कोरर था और एक तरह से सबका हीरो भी। सभी उसी को टोस्ट देना चाहते थे, असल में उसे पीला कर देना चाहते थे। उनकी तुलना में किसी के नंबर नहीं थे, तो वे इसी बहाने थोड़ा सा सम्मान वापस लेना चाहते थे। पीना तो पड़ेगा। अगर रोहन ने इनकार किया तो ये उनका अपमान होता। इस बार रोहन ने सब छोड़ दिया। जब सब खुश थे, तो उसे भी मस्ती करनी चाहिए। आखिरकार, वही लोग जो उसे पिलाने आए थे, खुद ही चक्कर खाकर बाथरूम की ओर भागने लगे। छोटे बच्चों, क्या तुम्हें लगता है तुम एक मार्शल वॉरियर को पिला सकते हो? रोहन मुस्कुराया।
जब सब साथी थकाकर बैठ गए तो उसने अपने सभी शिक्षकों को टोस्ट दिया। खाने के बाद शिक्षक चले गए। छात्र अब भी उत्साहित थे। सब मिलकर केटीवी पहुंचे और एक प्राइवेट कमरा बुक किया। 10 साल केटीवी का राजा। रोहन पुराने गानों को सुनते हुए भावुक हो गया। पहले तो वह हमेशा मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करता रहता था, या कहें कि एट्रीब्यूट्स बटोरता रहता था, तो कभी इस तरह के मौज मस्ती के लिए समय नहीं निकाल पाया। रिया, मुझे तुम पसंद हो, एक तेज आवाज गूंजी। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। रोहन भी चौंक गया। अरे यार, मैं तो बस भावुक हो रहा था, ये क्या कर डाला तुमने? तुम्हें पसंद है तो क्या जरूरी है इतना जोर से बोलना? लेकिन सच कहूं तो मैं जल रहा हूं। जिस लड़की को प्रपोज किया गया वह शर्मा गई, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। ओह, सभी ने शोर मचाया। रिया, मुझे भी तुम पसंद हो, किसी और ने मजाक में चिल्लाया। भाग जा, पहले वाले लड़के ने हंसते हुए कहा। रिया, मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करता हूं। ये लव सॉन्ग तुम्हारे लिए है। गाना बजने लगा। लड़का गाने लगा। उसकी आवाज में सच्ची मोहब्बत और भावना थी। सब चुपचाप सुनते रहे। कुछ ईर्ष्या कर रहे थे, कुछ भावुक हो रहे थे, कुछ उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे, और कुछ जल रहे थे कि काश उन्हें भी कोई होता जिसे वे यूं दिल से चाहते। कई सोच रहे थे वक्त कितना तेजी से बदलता है, और कुछ रिश्ते हमेशा के लिए पीछे छूट जाते हैं। अल्पविराम। छात्र बहुत देर रात तक रुके, हंसे, गाए, रोए। ये रात हमेशा के लिए उनकी यादों में रहने वाली थी। सालों बाद भी जब कोई इसे याद करेगा तो किसी की आंखें भीगेंगी, किसी के चेहरे पर मुस्कान होगी। भविष्य क्या लाएगा कोई नहीं जानता। अल्पविराम। रोहन ने रिया को उसके घर छोड़ा। उसका घर एक संकरी गली में था जहां गाड़ी नहीं जा सकती थी, तो दोनों को थोड़ा पैदल चलना पड़ा। थोड़ा टहलते हुए चलो ना, रिया ने कहा। वे दोनों उस छोटी गली में साथ चले। चारों तरफ सन्नाटा था, बस उनके कदमों की आवाज थी। लैंप पोस्ट की हल्की नारंगी रोशनी में उनकी परछाइयां लंबी होती गईं, फिर एक दूसरे में मिलने लगीं। थोड़ी देर में रास्ता खत्म हो गया। रोहन उसे उसके दरवाजे तक छोड़ आया। अब चलता हूं, उसने कहा। ठीक है, रिया ने धीरे से सिर हिलाया। रोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बिना कुछ कहे पलटकर चल दिया। कुछ कदम चला ही था कि पीछे से आवाज आई, सुनो, अगर मैं डोंगहाई यूनिवर्सिटी में चुन ली गई तो क्या मिलने आओगे? रोहन ने मुड़कर उसकी ओर देखा। उसका चेहरा घर की परछाई में छिपा था। उसकी अभिव्यक्ति दिखाई नहीं दे रही थी। अगर फुर्सत मिली तो जरूर आऊंगा। उसने हाथ हिलाया और तेजी से चल दिया। अल्पविराम। 3 दिन बाद रोहन को होंगहाई मिलिट्री एकेडमी का एडमिशन लेटर मिल गया। सचमुच बहुत तेज जवाब मिला। हालांकि यह तय था कि उसका चयन हो जाएगा, लेकिन उसके माता पिता रमेश और सुनीता को तब तक चैन नहीं मिला जब तक चिट्ठी उनके हाथ में नहीं आई। दोनों काफी देर तक उस चिट्ठी को देखते रहे। उनके चेहरे की खुशी छिपाए नहीं छुप रही थी। वाह, आर्मी की यूनिवर्सिटी। मेरा बेटा कितना होशियार है, रमेश ने गर्व से कहा। मेरा बेटा भी है, सुनीता ने मुस्कुराकर कहा। हाँ हाँ, हमारा बेटा है। जल्दी अपने पिताजी को फोन करो, सुनीता ने कहा। रमेश ने माथा ठोंका और टेबल से फोन उठाकर अपने पिता को खबर दी। दोनों दादाओं ने बहुत खुशी जताई। वे रोहन की तारीफों के पुल बांधने लगे। उन्हें तो लगा कि अब एक ग्रेजुएशन पार्टी भी होनी चाहिए। रोहन समझ गया कि दोनों बुजुर्ग बस अपने दोस्तों के सामने शान दिखाना चाहते हैं। पर क्योंकि उसे अब जल्द ही दूसरी दुनिया की यात्रा करनी थी और बहुत तैयारी बाकी थी, तो उसने तय किया कि यूनिवर्सिटी शुरू होने से पहले पार्टी रखी जाए। दोनों ने तुरंत मान लिया। कुछ और बातें करके फोन रख दिया गया। फिर रिया का मैसेज आया, वह चुन ली गई थी, डोंगहाई यूनिवर्सिटी, और वो भी मार्शल आर्ट्स कोर्स में। रोहन को खुशी हुई। डोंगहाई टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की तुलना में ये बहुत बेहतर था। इससे रिया का भविष्य बहुत बदल सकता था। रात को फूतियांदा का कॉल आया। उन्होंने रोहन को मार्शल आर्ट्स अकादमी बुलाया, जिक्सिन मार्शल हाउस। इस बार रोहन सीधे मार्शल वॉरियर बिल्डिंग पहुंचा। वहां फूतियांदा पहले से मौजूद थे और उनके साथ 5 नए चेहरे भी थे। दूर से ही एक ताकतवर और तेज ऊर्जा महसूस हो रही थी। मार्शल वॉरियर बिल्डिंग के ट्रेनिंग लॉबी में और कोई नहीं था। सिर्फ प्राचार्य और 5 लोग वहां खड़े थे। वे पांचों लोग फुतियांदाओं के पास बेपरवाही से खड़े थे, लेकिन उनका प्रभाव साफ झलक रहा था। रोहन वहां पहुंचा तो उसे उनकी मौजूदगी का आभास हुआ और वह थोड़ा चौंका। सर, वह उनके पास गया और अभिवादन किया। आ गए, फुतियांदाओ मुस्कुराए। आओ, तुम्हें इनसे मिलवाता हूं। ये है टाइगर वॉरियर टीम। इनमें से हर सदस्य 3 स्टार सोल्जर लेवल मार्शल वॉरियर है, और इनका लीडर 3 स्टार के पीक लेवल पर है। बस एक कदम और ये 4 स्टार तक पहुंच जाएगा। ये टीम जमीनी ऑपरेशन और असली लड़ाई में बेहद अनुभव रखती है। अगर तुम इनके साथ जिंगबू कॉन्टिनेंट जाओगे तो तुम्हारी सुरक्षा की चिंता नहीं होगी। उन्होंने पांचों में से एक गठीले नौजवान की ओर इशारा किया। लिनेश, ये है इस साल के मार्शल आर्ट्स एग्जाम का टॉपर्स रोहन। आगे से ये तुम्हारे साथ रहेगा।
लिनेश ने सिर हिलाया और हाथ बढ़ाया। नमस्ते, मैं टाइगर वॉरियर टीम का लीडर हूँ, लिनेश। रोहन ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते, मैं रोहन हूँ। आगे से सहयोग की उम्मीद है। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी छा गई। अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे की ताकत को आंक रहे थे। चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन मन में टकराव। ये लड़का इतना मजबूत है। लिनेश थोड़ा चौंका। उसने पूरी ताकत नहीं लगाई थी, लेकिन फिर भी सामने वाले ने दबाव सह लिया था। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, बनावटी भी नहीं लग रहा। ये लड़का वाकई काबिल है, उसने सोचा। हा, मार्शल आर्ट्स एग्जाम के टॉपर से यही उम्मीद थी। उसने जोर से हंसते हुए हाथ छोड़ दिया। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, रोहन ने विनम्रता से जवाब दिया। वह जानता था कि उसे इस टीम में सीधे रखा गया है, तो थोड़ी नाराजगी स्वाभाविक थी। अगर वह कमजोर साबित होता, तो टीम शायद उसे तुरंत नकार देती। लिनेश, मैंने जो कहा था, वो झूठ नहीं था ना? प्राचार्य ने पूछा। आप पर तो हमेशा से भरोसा है, लिनेश मुस्कुराया। बाकी चारों सदस्य आपस में एक दूसरे की तरफ देखकर थोड़ा चौंके। तुम लोग भी अपना परिचय दो, लिनेश ने कहा। मैं योगेश हूँ, अर्थ एलिमेंट मार्शल वॉरियर। यश जैन, फायर एलिमेंट। नमस्ते, नमस्ते, मैं यशिका जैन हूँ, वुड एलिमेंट मार्शल वॉरियर। ये दोनों भाई बहन थे। यश साफगोई से सुंदर था और यशिका नाजुक और प्यारी दिखती थी। वह थोड़ी झिझकी हुई लगी, जिससे रोहन को शक हुआ कि वो अनुभवी वॉरियर नहीं है। लेकिन फिर भी उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ बाहरी झलक है। उसकी आभा असली थी। आखिरी सदस्य थी एक परिपक्व व्यक्तित्व वाली लड़की, लावण्या। मैं भी फायर एलिमेंट मार्शल वॉरियर हूँ। उसने हंसते हुए सफेद दांत दिखाए और चुलबुली मुस्कान के साथ रोहन के कंधे पर हाथ रखा। छोटे भाई रोहन, आगे से मेरे साथ रहना। चिंता मत करो, फायदा ही होगा। उसने आंख भी मारी। बस कर लावण्या, लड़के को तंग मत कर, लिनेश ने मुस्कुराकर टोका। और हाँ, मैं मेटल एलिमेंट मार्शल वॉरियर हूँ। रोहन की आंखें चमक उठीं। बहुत बढ़िया, यही एलिमेंट तो मेरे पास नहीं था। उसने मन ही मन सोचा कि अगर इनसे मेलजोल अच्छा रहा, तो ये टीम उसके लिए खजाना साबित हो सकती है। लिनेश को अचानक कुछ अजीब सा लगा, जैसे किसी स्टार बीस्ट ने उसे घूर लिया हो। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो कुछ नजर नहीं आया। शायद भ्रम था। जिंगबू कॉन्टिनेंट से लौटे अभी ज्यादा समय नहीं हुआ। उधर रोहन ने खुद को संयत रखा। उसे लगने लगा कि ये पांचों लोग उसके लिए भविष्य के बेहतरीन साथी साबित हो सकते हैं। मैं आइस एलिमेंट मार्शल वॉरियर हूँ, 1 स्टार सोल्जर लेवल। आइस एलिमेंट। टीम के सभी सदस्य हैरान रह गए। उन्हें पहले से सिर्फ इतना पता था कि रोहन टॉपर है और कम उम्र में ही वॉरियर बन चुका है। लेकिन अब जब उन्हें मालूम चला कि वो म्यूटेटेड एलिमेंट वॉरियर है, तो वे भीतर ही भीतर प्रभावित हुए। ठीक है, आज का मकसद सिर्फ मिलवाना था। अब आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी, फुतियानदाओ ने कहा। उन्होंने जाते जाते रोहन से कहा, मैंने तुम्हें इस टीम में इसलिए रखा है ताकि तुम स्टार बीस्ट से लड़ने और असली अनुभव हासिल कर सको। ये एक मौका है, पर याद रखना, यह मौका खोया तो दोबारा नहीं मिलेगा। अगर 1 महीने बाद टीम ने नकारात्मक प्रतिक्रिया दी, तो मुझे मजबूरी में तुम्हें टीम से निकालना पड़ेगा। मैं समझता हूँ, रोहन ने सिर हिलाया। फुतियानदाओ कुछ नहीं बोले और चले गए। अल्पविराम। प्राचार्य के जाते ही लिनेश बोला, हम अभी जिंगबू कॉन्टिनेंट से लौटे हैं। 2 दिन आराम करेंगे, फिर निकलेंगे। ठीक है, रोहन ने स्वीकृति दी। तुमने अपने हथियार और इक्विपमेंट खरीदे हैं? हथियार हैं, लेकिन इक्विपमेंट नहीं। क्या जरूरत होती है? रोहन ने पूछा। लिनेश ने मन में सोचा, नई बाई ही है। फिर धैर्य से समझाने लगा, तुम्हें एक अच्छा बैटल यूनिफॉर्म चाहिए होगा। ऐसा जो आरामदायक हो, तुम्हारी मूवमेंट में बाधा न बने और डिफेंस अच्छा दे। फिर एक बैग चाहिए होगा और एक कम्युनिकेशन वॉच भी जरूरी है। क्या ये वॉच जो सर ने दी थी, उससे काम चल जाएगा? रोहन ने अपनी घड़ी दिखाई। काला रंग। ये तो मार्शल आर्ट्स अकादमी की विशेष इंटरनल कलाई घड़ी है। राहुल की कलाई पर बंधी घड़ी को देखकर विनय चौंक गया। उसके चेहरे पर हल्की ईर्ष्या भी थी। क्या विशेष इंटरनल कलाई घड़ी? मुझे दिखा, जरा मुझे भी दिखा। टीम के बाकी चारों सदस्य भी हैरान रह गए। सबने राहुल को घेर लिया और उसकी घड़ी को घूर घूर कर देखने लगे। हे भगवान, ये तो सच में वही है, लवलीन ने हैरानी से कहा। राहुल, वाकई में अकादमी तुझसे कितनी उम्मीदें रखती है। क्या ये बहुत खास है? राहुल ने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल, ये काफी महंगी होती है और पैसे होते हुए भी हर किसी को नहीं मिलती। इसे पहनने के लिए कम से कम 5 सितारा सैनिक स्तर का योद्धा होना जरूरी है। ये एक तरह का स्टेटस सिंबल है, विनय ने बताया। इसलिए विनय के मन में ईर्ष्या थी। वो अभी 4 सितारा स्तर के दरवाजे पर ही था। पर प्रिंसिपल ने मुझे क्यों दी? क्या तुमने कुछ गलत देखा? कहीं दिखने में ही तो एक जैसी नहीं। घड़ी उतार, जरा ध्यान से देखता हूं, विनय ने कहा। राहुल ने घड़ी उतारी और विनय को दे दी। विनय ने ध्यान से उसे देखा, फिर लौटाते हुए बोला, असली है। पीछे चिन्ह बना है, नकली नहीं हो सकती। ओह हाँ,
याद आया, अकादमी ये विशेष घड़ी उन लोगों को देती है जिनसे उन्हें खास उम्मीदें होती हैं। तू इतना कैसे जानता है? गोरा युवक जतिन ने पूछा। मैंने सुना था किसी से। विनय ने जतिन को घूरा। क्या बताता कि उसने जलन में खुद ही रिसर्च की थी। ओह, जतिन ने खींचते हुए कहा। ओह, बाकियों ने भी उसकी नकल की। अबे, मजाक बना रखा है। लगता है सबको कसरत की सख्त जरूरत है। विनय झल्लाया। हमारा लीडर गुस्सा हो गया। हमारा लीडर गुस्सा हो गया। विनय ने सिर पकड़ लिया। क्यों ऐसे मूर्ख साथियों से टीम बनी? राहुल मुस्कुरा उठा। विनय ने खनखारते हुए कहा, अब जब घड़ी है तो नई खरीदने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं हथियारों की। अभी क्या क्या है तेरे पास? तलवार और बॉक्सिंग ग्लव्स। तलवार 1 सितारा एलीट क्लास की है और ग्लव्स 1 सितारा हाई क्लास, राहुल ने बताया। दोनों 1 सितारा हैं। इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन अगर 2 सितारा स्टार बीस्ट आ गया तो टूट सकते हैं। मेरी मान, 2 सितारा या उससे ऊपर के हथियार ले। तभी टीम का साथ दे पाएगा और खुद भी बेहतर बन पाएगा, विनय ने समझाया। ठीक है, बाद में जाकर देखूंगा, राहुल ने सिर हिलाया। उसे वो पुराने मालिक याद आए जिनसे ये हथियार मिले थे। शायद बहुत ही गरीब रहे होंगे। विनय जैसे लीडर की बातों से यही लग रहा था। एक ढाल भी ले ले। लड़ाई में कोई भी चूक जानलेवा हो सकती है। सुरक्षा के लिए सब कुछ तैयार होना चाहिए। राहुल ने ध्यान से उसकी सारी बातें सुनी। बाद में सबने 2 दिन बाद मिलने का तय किया। राहुल घर लौटा और तुरंत तैयारी में लग गया। उसने घड़ी को कंप्यूटर से जोड़ा और जिक्सन मार्शल हाउस की इंटरनल वेबसाइट पर लॉग इन किया। 2 दिन पहले नोटिस मिलने के बाद वो इसे देख चुका था, अब सब कुछ उसे अच्छी तरह समझ आने लगा था। वेबसाइट पर कई सेक्शन थे, ग्रंथ कक्ष, युद्ध तकनीक हॉल, हथियार स्टॉल, स्पिरिचुअल दवा कार्यशाला और भी बहुत कुछ। यहाँ से सीक्रेट ग्रंथ, फोर्स तकनीक, हर तरह के हथियार, दुर्लभ दवाइयाँ, सब कुछ खरीदा जा सकता था। यहाँ तक कि बंदूकें, आधुनिक वाहन और लड़ाई के यूनिफॉर्म भी मिलते थे। बस पैसे होने चाहिए, और राहुल के पास पैसे थे। जब उसे एसएसएस ग्रेड का अनुबंध मिला था, तो 1 अरब रुपए की प्रशिक्षण निधि देने का वादा किया गया था। फिलहाल उसके पास 10 करोड़ थे, खर्च करने के लिए काफी। ये निधि सिर्फ जिक्सन की वेबसाइट पर ही खर्च की जा सकती थी, इसलिए राहुल बेफिक्र था। उसने जमकर शॉपिंग शुरू की। युद्ध यूनिफॉर्म के भी ग्रेड होते हैं। उसने 5 सितारा युद्ध यूनिफॉर्म का एक सेट खरीदा, जिसमें जूते भी थे। कीमत थी 50 लाख। फिर उसने हथियार देखे। सोच में पड़ा, अगर ताकत तेजी से बढ़ती रही तो 2 सितारा हथियार ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। तो उसने 3 सितारा हथियार लेना तय किया। पर वे सस्ते नहीं थे। 3 सितारा फायरी फ्लेम सीरीज की तलवार की कीमत थी 1.5 करोड़। इतनी महंगी? बड़बड़ाया, लेकिन खरीद ली। ये ग्लव्स अभी नहीं लूंगा। एक धनुष ले लेता हूं। स्टार बीस्ट से लड़ने में काम आएगा। उसने 3 सितारा हैवी बो खरीदा। ताकत ज्यादा चाहिए थी, लेकिन असरदार भी था। और आत्मिक शक्ति वाले हथियार। चेहरे पर सोच की लकीरें उभर आईं। पिछले कुछ दिनों में उसने इस अदृश्य शक्ति पर खास ध्यान दिया था। मार्शल योद्धाओं के फोरम पर काफी जानकारी मिली। ये अदृश्य शक्ति वास्तव में आत्मिक शक्ति थी। लेकिन ये जन्मजात होती है। मेहनत से नहीं पाई जा सकती। कई लोगों की आत्मा शक्तिशाली होती है, लेकिन वो इसे आत्मिक शक्ति में नहीं बदल पाते। आत्मा और आत्मिक शक्ति अलग होती हैं। शक्तिशाली आत्मा वाले लोग हथियार निर्माण, रून नक्काशी और औषध निर्माण जैसे कार्य सीख सकते हैं। जहां तक आक्रमण की बात है, आत्मा सिर्फ दबाव डाल सकती है। आमतौर पर जो योद्धा ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, उनकी उपस्थिति ही भारी दबाव बनाती है। आत्मिक शक्ति अलग होती है। इसे नियंत्रक शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, हथियारों को दूर से चलाने के लिए, यहां तक कि आत्मिक हमलों के लिए भी। ये सब कुछ रहस्यमयी और खतरनाक होता है। एक आत्मिक हमला किसी को पंगु बना सकता है, या गंभीर स्थिति में आत्मा नष्ट भी कर सकता है। पर ये गुप्त ग्रंथ बहुत दुर्लभ और महंगे थे। राहुल ने ढूंढा था, मिले तो सही, पर कीमत अरबों में थी। वो फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए उसने फैसला किया कि वह एक ही तरीका इस्तेमाल करेगा, दूर से छोटे तीखे हथियारों को नियंत्रित करना। जैसे उड़ते खंजर, उड़ती सुइयां वगैरह। उड़ती सुई, उड़ता चाकू। इनमें से कौन सा लूं? रोहन हथियारों की दुकानें खंगालते हुए सोच में पड़ गया। तभी उसकी नजर एक नाम पर ठिठक गई। अरे, वो नाम पहचाना पहचाना लगा, मास्टर लू। क्या ये वही दुकान है? उसने दुकान के नाम पर क्लिक किया और कस्टमर सर्विस विंडो खोली। रोहन, आप हैं क्या? मास्टर लू, हाँ प्यारे जू, क्या मदद कर सकता हूँ? ये वही लहजा और वही इमोजी थे। पुष्टि हो गई, यही वही मास्टर लू था। रोहन, मैं पुराना ग्राहक हूँ। पहले तुमसे वेपन केस और रून बुलेट्स खरीदे थे। याद है? मास्टर लू, अरे वाह, तुम हो। कितनी अच्छी बात है। रोहन, तुम जिक्सन मार्शल हाउस के पार्टनर हो? मास्टर लू, हाँ प्यारे, हमारी दुकान 3 टॉप मार्शल एकेडमियों की पार्टनर है।
और तुम्हें वहां एडमिशन मिला, इसके लिए बधाई। रोहन, तुम्हारे पास हर तरह की पहुंच है। मास्टर लू, धन्यवाद। हम पुरानी दुकान हैं, गुणवत्ता की गारंटी है। रोहन, तुम्हारे पास उड़ती छुरियां या सुई जैसी कोई चीज है? मास्टर लू ने तुरंत कुछ लिंक भेजे। मास्टर लू, इन पर एक नजर डालो, शायद तुम्हें यही चाहिए। रोहन ने लिंक खोले। पहला लिंक 6 उड़ती छुरियों का सेट 1.5 मिलियन का, 1 स्टार हाई क्लास वेपन। दूसरा 18 उड़ती सुइयों का सेट, कीमत 2 मिलियन, ये भी 1 स्टार हाई क्लास। बाकी लिंक खुले, डिजाइन बेकार, देखने में बोरिंग। अंत में आखिरी लिंक, एक अजीब सा हथियार, आकार में घुमावदार नुकीला कोन। नाम था शूटिंग स्टार स्पाइरल। विवरण पढ़ा, ये हथियार टूटकर 9 अलग अलग टुकड़ों में बंट सकता था। सब अलग अलग हमले कर सकते थे। मानसिक शक्ति से इसे नियंत्रित किया जा सकता था। रोहन, ये तो कमाल का है। कीमत देखी, 5 मिलियन। 1 स्टार एलीट क्लास वेपन, पर महंगा। रोहन, सिर्फ 1 स्टार वेपन क्यों? मास्टर लू, मानसिक शक्ति वाले योद्धा ज्यादातर अपने हथियार खुद बनवाते हैं, इसलिए हम बेसिक स्तर के वेपन ही रखते हैं। रोहन को ख्याल आया। उसने डार्क आई स्टोन और स्टार बोन की फोटो खींचकर भेजी। रोहन, इन दोनों को पहचानते हो? मास्टर लू ने हैरानी भरे इमोजी भेजे। मास्टर लू, बेचने का इरादा है क्या? रोहन, बिल्कुल नहीं। मास्टर लू, अरे, एक बार फिर सोच लो ना प्यारे। रोहन, हटो यहां से। मास्टर लू, क्या तुम इनसे हथियार बनवाना चाहते हो? रोहन, हाँ। मास्टर लू, इतने छोटे टुकड़े हैं कि बड़ा हथियार नहीं बनेगा। छोटे हथियारों के लिए एकदम सही हैं, जैसे उड़ती सुई या चाकू। मास्टर लू, इनका पूरा फायदा उठाने के लिए इन्हें एकदम सही जगह इस्तेमाल करो। मास्टर लू, वैसे तुम्हारे स्टार बोन में क्या टैलेंट है? रोहन ने थोड़ा सोचकर बता दिया। मास्टर लू, स्पिरिचुअल शैडो, बहुत दुर्लभ क्षमता है, छुपे हुए हथियारों के लिए एकदम मुफीद। रोहन, मुझे शूटिंग स्टार स्पाइरल जैसा कुछ चाहिए। मास्टर लू, अरे। रोहन, क्या हुआ? संभव नहीं। मास्टर लू, तुम्हारा टेस्ट तो हमेशा अनोखा होता है। वो हथियार मेरे दादाजी ने बनाया था, मैं बनाना नहीं जानता। रोहन, फिर से दादाजी? इतना महान दादा और इतना बेकार पोता। लोग कहते हैं अगली पीढ़ी बेहतर होती है, तुम्हारे केस में उल्टा है। मास्टर लू, ओ। मास्टर लू, ठीक है, थोड़ा वक्त दो, दादाजी की ब्लूप्रिंट देखता हूँ, कुछ बन पाया तो बताऊंगा। रोहन, ठीक है, देखता हूँ, निराश मत करना। मास्टर लू, कैरेट। रोहन, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, मौजूदा स्पाइरल भेज दो। मास्टर लू, नहीं प्यारे, रिसर्च के लिए चाहिए। रोहन, क्या तुम इसे खोलने वाले हो? मास्टर लू, हाँ, भरोसा रखो, मैं फिर से जोर दूंगा। तो रीडर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए रोहन दी अल्टीमेट गॉड के अगले चैप्टर्स पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।